नमस्कार फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे ऑन जीएसटी ऑन सर्विसेज, तो उस कड़ी में आज सबसे पहले लेते हैं एडवोकेट सर्विसेज। पर्पस सिर्फ एडवोकेट सर्विस को सबसे पहले लेने का यही है कि प्रोफेशनल्स क्लाइंट्स का काम करते करते अपने आप को भूल जाते हैं, तो सबसे पहले खुद को ही समझ लेते हैं कि एडवोकेट सर्विसेज पे जीएसटी की क्या इम्प्लीकेशंस हैं। इसको हम कुछ केस स्टडीज़ के साथ भी डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इसका जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं इसका काफ़ी हिस्सा मैंने अपनी किताब जीएसटी गाइड ऑन सर्विसेज से लिया है, विच हैज़ बीन ऑथर्ड बाय मी एज वेल एज माय ब्रदर संदीप गर्ग, चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो फ्रेंड्स, कमिंग टू द टॉपिक, सबसे पहली बात कि एडवोकेट सर्विसेज अगर हम देखें तो दिस एडवोकेट सर्विसेज सब्जेक्ट टू आरसीएम, सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज। तो एंट्री है हमारी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एडवोकेट और firm of advocate by way of legal services either directly or indirectly are subject to reverse charge। तो जितनी भी लीगल सर्विसेज एडवोकेट से होंगी वो सबके सब रिवर्स चार्ज पर होगी। जीएसटी की फ्रेंड जो जनरल स्कीम है वो ये है कि टैक्स इज टू बी पेड बाय द supplier of the services on forward charge basis, but there are certain services which have been notified under section 9 subsection 3 of the CGST Act, which says that notified services would be subject to tax on reverse charge basis by the recipient। तो advocate services, particularly legal services, is in that category। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि who is an advocate? Advocate means a person who is enrolled under the provisions of the act, provisions of the Advocate Act। तो unless the person is enrolled as an advocate in the Advocates Act, he cannot be considered as advocate for the purpose of this entry। एक सिर्फ LLB की डिग्री लेने से एडवोकेट नहीं हो जाएंगे, he should be enrolled there, तो तभी ये एग्जम्पशन मिलेगी। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि he should provide the legal services। If he is providing the legal services, then only it is taxable on reverse charge basis। If he is providing other than legal services, maybe any professional services which is not a legal service or any commercial renting or otherwise any services other than legal services, then एडवोकेट साहब जो हैं उस पर फॉरवर्ड चार्ज पे टैक्स पे करेंगे। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लीगल सर्विसेज? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लीगल सर्विसेज हैज बीन डिफाइंड अंडर द GST through the explanation in the notification that advice, consultancy or assistance in any branch of law or representational services। तो ये जो डिफाइन किया गया है, दिस इज द लीगल सर्विसेज। अगर इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो सर्टेनली इट वुड बी टैक्सेबल एंड फॉर रिवर्स चार्ज बेसिस। अगर इस कैटेगरी में नहीं कहते तो फॉरवर्ड चार्ज। तो कुछ पॉइंट्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं, कुछ केसेस आ रहे हैं कि क्या ये लीगल सर्विसेज हैं या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइलिंग ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न और द GST रिटर्न। एक इंटीग्रेटेड काम मिलता है एडवोकेट को कि आपको रिटर्न बनानी है और फाइल करनी है, वेदर इट इज लीगल सर्विस। फ्रेंड्स, मेरा मानना है कि यस, सर्टेनली इट इज द लीगल सर्विसेज, बिकॉज हियर it is a composite supply and principal supply is certainly the filing of the return which is in the branch of income tax, therefore it would be considered as a legal service। लेकिन कुछ और पॉइंट्स हैं, मैं क्योंकि एडवोकेट जितने भी हैं सब वेल लर्नर्ड है, तो ये मैं उनके लिए छोड़ देता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल GST रिव्यू फॉर द मैनेजमेंट, वेदर इज ए लीगल सर्विस और नॉट, आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन दैट। इसी तरह से मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वेदर इट इज ए लीगल सर्विस और नॉट, this answer has to be found by Mr. Advocate whether these services are legal services or not। अगर ये हैं तो RCM, अगर ये नहीं है तो फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पे। इसके बाद फ्रेंड्स अगला पॉइंट आता है कि देखिए, ऑल द लीगल सर्विसेज आर टैक्सेबल ऑन RCM बेसिस। तो क्या हर एक सर्विसेज पे RCM लगेगा? नहीं, इसमें कुछ एग्जम्पशन प्रोवाइड करी गई है। RCM is applicable only on the taxable services। If some exemption has been provided under the notification, then that service would not be taxable either in the hands of the supplier of the service or the recipient of the service। तो एग्जम्पशन क्या क्या है? सबसे पहली एग्जम्पशन है कि when the service is provided to an advocate or firm of advocate or senior advocate, तो अगर इनमें से किसी को सर्विस प्रोवाइड की जाती है by an advocate, then that would be exempt। then दूसरी कैटेगरी है कि
when the service is provided to any person other than business entity, अगर बिजनेस एंटिटी को सर्विस प्रोवाइड की जाती है then certainly it is taxable, but it is provided to non business entity then it is not taxable, it is exempt. तो नॉन बिजनेस एंटिटी में क्या क्या आ जाते हैं? वो नॉन बिजनेस एंटिटी में सारे के सारे इंडिविजुअल सिविल एंड क्रिमिनल केसेस आ जाते हैं विच आर नॉट रिलेटेड टू बिजनेस. विकास दुबे साहब भी आ सकते हैं जहाँ पर उनके वी कैन नॉट से दैट डूइंग द क्राइम इज ए बिजनेस, सर्टेनली वो भी नॉन बिजनेस एक्टिविटी में ही आएगा. इसी तरह से हम एक टू बी ऑन द सीरियस नोट कि इफ दिस सर्विस इज प्रोवाइडेड टू सर्टेन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन. चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं? वो ये जिसका मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि वो फंड्स इकट्ठा करते हैं और दे आर यूजिंग दैट फंड्स ओनली फॉर द पर्पज चैरिटी. कोविड के केसेस के लिए कर रहे होंगे, हो सकता है सुनामी के केसेस के लिए कर रहे होंगे, इन सब के लिए कर रहे हैं विदाउट डूइंग एनी अदर एक्टिविटी विच कुड बी कॉल्ड एज बिजनेस एक्टिविटी. तो वेदर दिस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन इज ए बिजनेस एंटिटी, माई आंसर वुड बी नो. अगर कोई इस तरह का चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है जो कि इसी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और मान लीजिए कोई लिटिगेशन आ जाता है, लिटिगेशन आने में कुछ किसी भी तरह का कोई लिटिगेशन हो सकता है और उस लिटिगेशन में अगर कोई एडवोकेट हायर करना पड़ जाता है तो इन माई व्यू दैट इज ए नॉन बिजनेस एंटिटी और उस पर जीएसटी नहीं लगना चाहिए. अगला जो उन्होंने एग्जाम्पशन दे रखी है वो दे रखी है कि इफ दिस सर्विस इज प्रोवाइडेड टू ए बिजनेस एंटिटी हुज एग्रीगेट टर्नओवर इज लेस देन 20 lakhs इन दी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर. फ्रेंड्स यहाँ पर प्लीज नोट करें कि टर्नओवर जो है 20 lakhs इन द नॉर्मल स्टेट एंड 10 lakhs इन द स्पेशल कैटेगरी से ये नोटिफिकेशन में प्रेस्क्राइब्ड है. कुछ जगहों पे पर्टिकुलरली इन केस ऑफ ट्रेडर्स दिस लिमिट इज 40 lakhs, पर इस नोटिफिकेशन के लिए जो लिमिट है दैट इज ओनली द 20 lakhs एंड नॉट द 40 lakhs. तो अगर मान लीजिए अगर कोई टैक्स पेयर 40 lakhs की एग्जम्पशन अवेल कर रहे हैं देन फॉर द पर्पस ऑफ दिस नोटिफिकेशन अगर उनकी इनकम टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा हो जाती है तो उन्हें एग्जम्पशन नहीं मिलेगी. इसके बाद एक और एग्जम्पशन उन्होंने ऐड करी 25 जनवरी 2018 जहाँ पे उन्होंने कहा कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एडवोकेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी, गवर्नमेंटल एंटिटी एंड गवर्नमेंटल अथॉरिटी, ऑल दिस सर्विसेज बाय एन एडवोकेट आर एग्जम्प्ट. तो फ्रेंड्स ये 5 तरह की सर्विसेज हैं जो कि एग्जम्प्ट है. अगर ये एग्जम्प्ट है तो मीनिंग देयर बाय कि इसके रिसिपिएंट को आरसीएम नहीं पे करना पड़ेगा. एडवोकेट साहब को तो पे करना ही नहीं, एडवोकेट साहब को तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं एग्जम्पशन है या नहीं है, लेकिन ये उनकी कॉस्टिंग की बात आ जाती है तो इस वजह से रिसिपिएंट की, तो दैट इज वाई दिस इज वेरी वेरी एसेंशियल कि हमें इसको समझना चाहिए. इसके बाद फ्रेंड्स बिफोर कमिंग टू केस स्टडी लेट अस लुक इनटू Section 23. Section 23 of the GST Act says if the advocate is providing exclusively the legal services where tax is to be paid on RCM basis, then he is not required for registration. तो मीनिंग देयर बाय कि अगर सिर्फ लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पे RCM पे हो रहा है तो उस केस में एडवोकेट साहब को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है. अगर रजिस्ट्रेशन नहीं अनरजिस्टर्ड है तो कोई बात नहीं है. तो इसके लिए अब हम आगे फर्दर एक केस स्टडी ले लेते हैं. एग्रीगेट टर्नओवर जो ले जाती है फ्रेंड्स बिफोर वी प्रोसीड फॉर द केस, एग्रीगेट टर्नओवर ऑल इंडिया बेसिस पे ली जाती है और उसमें टैक्सेबल सप्लाईज ऐड होती हैं, एग्जम्प्ट सप्लाईज ऐड होती हैं और ऐसी भी सप्लाईज आउटवर्ड सप्लाईज ऐड होती हैं जिसमें टैक्स आरसीएम बेसिस पे हमारे रिसिपिएंट पे करते हैं. तो अगर हम ये किसी एडवोकेट के में अगर ये 50 लाख भी 1 करोड़ भी है तो भी उन्हें टैक्स पे करने की रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है. एक केस ले लेते हैं. एक केस में किसी मान लीजिए किसी एडवोकेट साहब की, यहाँ पर मैं एडवोकेट में अपने फ्रेंड मिस्टर सुशील वर्मा का नाम बार बार लूँगा. जो फिगर मैं लूँगा वो वर्मा जी की नहीं है, वर्मा जी इज हैविंग मच हायर नंबर्स, लेकिन फॉर द सेक ऑफ नेम आई विल टेक हिज नेम. मान लीजिए सुशील वर्मा जी इज प्रोवाइडिंग ओनली द लीगल सर्विसेज एंड हिज टर्नओवर इज से 50 lakhs, then he is not required for registration because he is providing only the legal services. मान लीजिए उनके पास 1 लाख का बैंक इंटरेस्ट भी आ जाता है, the answer would still be no because that interest is exempt. Then supposing he has got income from the renting of the residential premises, again since that is exempt still he is not required for registration. इसके बाद अगर एज्यूम करिए कि सपोजिंग वर्मा जी की 3 मंजिला बिल्डिंग है, ग्राउंड फ्लोर वो ऑफिस के लिए यूज़ करते हैं, फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं, सेकंड फ्लोर उन्हें किराए पे दे रखा है ना. ग्राउंड फ्लोर का वो कुछ हिस्सा कमर्शियल
पर्पसेस के लिए रेंटिंग पे दे देते हैं, या वो अपनी प्रोप्राइटरशिप को बड़ी करने के लिए एक पार्टनरशिप फर्म बना लेते हैं। पार्टनरशिप बनाने में 3 पार्टनर और ऐड कर लेते हैं, 4 पार्टनर हो जाते हैं। 3 पार्टनर से कहते हैं कि नहीं सर, अब आप बिकॉज यू आर शेयरिंग दिस प्रीमिसेस, उसका कुछ रेंट पे करिए। सो दिस रेंट विच इज कलेक्टेड either from the partner's advocate, from the partnership firm, or from any other third person, then that would be treated as taxable income, और वर्मा जी को इस पर्टिकुलर सर्विस पे टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर मान लो उनकी टोटल इनकम 1 करोड़ भी होती है तो 1 करोड़ में रेंटल इनकम फ्रॉम कमर्शियल स्पेसिस से 5 लाख, तो उन्हें 5 लाख पे के लिए रजिस्ट्रेशन कर लेना पड़ेगा और उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अगली केस स्टडी लेते हैं कि सपोजिंग दिस सर्विस इज प्रोवाइडेड आउटसाइड द कंट्री। एज्यूम करें कि वर्मा जी इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज, एक उनका क्लाइंट आता है यूएसए से और वो फॉरेन लॉ या इंडियन लॉ के बारे में एक ओपिनियन मांगता है। वर्मा जी एक ओपिनियन बनाते हैं, ओपिनियन बना करके उसको मेल से भेज देते हैं। नाउ what is the nature of this activity? Now the nature of this activity, first of all we have to determine what is the place of supply. Place here the section 13 will apply because the one part is located in India, other part is located outside India. तो 13 में अगर हम देखेंगे तो इसमें अगर place of supply will be determined as per section 13(2) which is outside in India. Therefore all the ingredients of section 2 subsection 6 read with section 16 of the IGST Act satisfied. Therefore, this service provided by Sushil Verma ji to the business entity in USA would be considered as export of service and would not be taxable provided वर्मा जी टेक्स दी LUT। दूसरी एक और पॉइंट आ जाता है, इवन इफ इट इज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, वर्मा जी को यहाँ पर इस पर्टिकुलर सर्विस के लिए रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा बिकॉज उनकी टर्नओवर जो है 20 लाख से ऊपर है। इवन दो इट इज नॉट टैक्सेबल, स्टिल ही हैज टू टेक द रजिस्ट्रेशन। एक दूसरा केस लेके चलते हैं, बिकॉज ऑल डिपेंड्स अपॉन द इंग्रेडिएंट्स स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन C। पिछले केस में हमने देखा था कि पेमेंट इज रिसीव्ड इन फॉरेन करेंसी इन US डॉलर, दैट इज व्हाई इट इज एग्जम्प्ट। सपोजिंग उसी केस में अगर पेमेंट INR में आती देन सर्टेनली इट वुड हैव बीन टैक्सेबल। अगर दूसरा एक और केस लेते हैं, नाउ प्लेस ऑफ सप्लाई इज आल्सो प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस। प्लेस ऑफ सप्लाई, सपोजिंग वर्मा जी को एक सर्विस मिलती है जहां पर उनको वैल्यूएशन से रिलेटेड इमल प्रॉपर्टी की इंडिया में काम करना है। नाउ ही इज doing that activity. This activity is in relation to immovable property. When it is in relation to immovable property, the place of supply will be in India. When the POS is in India, then this service would not be considered as export of service and would be taxable in India. And certainly वर्मा जी को नंबर लेना ही पड़ेगा, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो even if in this present case when the POS is in India and even if the payment is received इन फॉरेन एक्सचेंज दैट इज इमैटेरियल। तो जब तक सारे इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 के सेटिस्फाई नहीं होंगे तब तक वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं होगी। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं होगी तो ये टैक्सेबल वर्मा जी के हैंड में। अब इसमें क्वेश्चन उठता है कि वर्मा जी के हैंड में क्यों होगी, व्हाई नॉट इन द हैंड्स ऑफ द फॉरेन कंपनी। देखिए फ्रेंड्स, RCM is applicable only if a service is provided to a business entity located in taxable territory. Now this business entity is located in USA, therefore provision of RCM is not applicable. And since the service itself is taxable, service is provided to business entity and is taxable, therefore tax is to be discharged by advocate on forward charge basis. उसमें सिर्फ हमें ये देखना है कि अगर एक्सपोर्ट होगा तो हमें टैक्स नहीं पे करना है, अगर एक्सपोर्ट नहीं है तो हमें टैक्स पे करना होगा। एक केस स्टडी और ले लेते हैं फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी, ये जो मैं लेने जा रहा हूँ ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड सी है। इसमें है कि इफ़ दिस सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय एन एडवोकेट टू एंड बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन SEZ, व्हाट वुड हैपन। हमारे नोएडा में SEZ यूनिट है, हमारे एडवोकेट्स जो नोएडा के हैं और दिल्ली के हैं, दे आर प्रोवाइडिंग दी सर्विसेज। पहली बात तो इसमें आप फ्रेंड्स नोट कर लें कि व्हेन द सर्विस इज प्रोवाइडेड टू SEZ, इन दैट केस दैट वुड बी ट्रीटेड एज इंटरस्टेट सप्लाई एंड वुड बी कंसिडर्ड एज जीरो रेटेड। तो जब कभी भी सर्विसेज, चाहे वो नोएडा के CA करें या दिल्ली के CA करें, बोथ केसेस में इट वुड बी कंसिडर्ड एज जीरो रेटेड सप्लाई एंड इंटरेस्टेड सप्लाई। अब तो दूसरा एस्पेक्ट देख लेते हैं, वेदर टैक्स वुड बी पेड बाय द रिसिपिएंट लोकेटेड इन SEZ यूनिट। फ्रेंड्स,
यहाँ पर थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है, मैं आपको अपना व्यू दे रहा हूँ। इस केस में देखिए कि when a service is considered as a zero rated service, then that service would be zero rated for all aspects, for supplier aspect as well as recipient aspect, for section 5(1) of the IGST Act as well as 5(3) of the IGST. Therefore it will remain a zero rated supply. If it is a zero rated supply, then the tax would neither be paid, and if the service is provided on RCM basis, in my view recipient is not liable for payment of tax on RCM basis subject to fulfillment of condition of 96A, Rule 96A. What does Rule 96A says? Rule 96A says that you have to file the LUT. अब LUT लेटर ऑफ अंडरटेकिंग या बॉन्ड, LUT कौन फाइल करेगा? इस केस में LUT का बेसिकली जो पर्पस होता है वो एक होता है इन केस ऑफ डिफॉल्ट टैक्स वुड बी पेड बाय दैट पर्सन। अब LUT कौन फाइल? जनरली LUT सप्लायर फाइल करता है। अब इस केस में वर्मा जी कहेंगे कि डिफॉल्ट होता भी तो वाई शुड आई फाइल दी LUT, मुझे तो कुछ पे करना ही नहीं है। तो आइडियली अब इस केस में माई व्यू इज इफ द LUT इज फाइल्ड बाय द SUG एंड SEZ यूनिट एंड ऑन द सेवर साइड बाय Sushil Verma as well, in that case that service would be considered a zero rated supply and tax would not be payable. So friends, this was few case study in relation to advocate services. एक और ले लेते हैं छोटी सी केस स्टडी, बहुत छोटा सा केस है कि when we are going for some certain term loan or CC limit to the bank against mortgage of the property, तो बैंक engages the advocate for the purpose of valuation non-encumbrance certificate. इस केस में क्या होगा? एडवोकेट बिल रेज करते हैं तो क्वेश्चन अराइजेस हु विल पे द RCM in this case, whether the bank or the borrower. Friends, if bank is acting as a pure agent and bill is raised in the name of borrower, then RCM would be paid by the borrower, and if bank is acting as a principal and bill is issued in the name of bank itself, then RCM would be paid only by the bank. All about the advocate services. Hope you have enjoyed with this. Thank you friends.